जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपने इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का जो चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी का जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग पेन पेंसिल लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। ठीक, तो बताया गया है जो सेक्टर मतलब होता है क्षेत्र, इंडियन मतलब भारतीय। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, बहुत जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। टू द टॉपिक। सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? देखिए, सिंपल सी बात है कि सभी लोग बेसिकली जो लोग हैं काम करते हैं। एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। अब दिख रहा होगा। जो भी लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग एग्रीकल्चर, कृषि की बात करते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं। कुछ लोग फार्मिंग और दूध बेचना, है ना। और कुछ जैसे बैंकिंग है ना, डॉक्टर, दुकानदार, ड्राइवर, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ही आती हैं। तो एनी वर्क पीपल टू डू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे फार्मिंग खेती बाड़ी करेंगे पैसा मिलेगा। फैक्ट्री वर्क, टीचिंग करने से भी। बैंकिंग, ड्राइविंग और सेलिंग गुड्स, वस्तुओं को बेचने पर। मशीन्स का रिपेयरिंग करने पर। सब, कोई छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान है, सभी लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही सुधार कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। इन्हीं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इन्हीं को समझने के लिए हमने तीन पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है, तीन सेक्टर में वर्गीकृत किया गया है आर्थिक क्षेत्र को। ठीक है, तो वो जो तीन सेक्टर हैं, वो जो 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ये पता होने चाहिए आपको इकोनॉमी के। वो कौन कौन से हैं? वो हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्सरी। कौन सा है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड तीसरा कौन सा है? तीसरा है टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तीसरा क्या है? टर्सरी सेक्टर। ठीक, तो इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक चार्ट दिखाया गया, जैसे एग्रीकल्चर कोई कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, फॉरेस्ट्री काम कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, हंटिंग भी कर रहा है, और फिशिंग, माइनिंग, ये सब कोई भी जो अपने दैनिक जीवन चलाने के लिए काम कर रहे हैं, सब आर्थिक व्यवस्था है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या बताया गया है? सबसे पहले बताया गया है आप प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? ये जो प्राइमरी सेक्टर, इस सेक्टर में क्या है? इस सेक्टर में वो काम आते हैं जो सीधे नेचर से रिलेटेड होते हैं, सीधे प्रकृति पर बेस्ड होते हैं। प्रकृति से सीधे हम लोग चीज़ें लेते हैं, वो सब किसमें है? प्राइमरी सेक्टर में। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ना, प्रकृति से सीधा लेने वाला काम है ये। ठीक, सीधे प्राइमरी सेक्टर क्या है? नेचुरल बेस्ड है, नेचर पे बेस्ड है, नेचर बेस्ड। ठीक है, प्रकृति से सीधे लेते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि फार्मिंग में राइस, वीट, कॉटन, ये सब हम लोग को नेचर से ही तो मिल रहा है। डेयरी मिल्क में फिशिंग, माइनिंग, है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको। फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया और फार्मिंग हो गया, ये सब किस में है? ये तीन एग्जाम्पल्स आप याद रखो, चलेगा। प्राइमरी सेक्टर में है। किस में है? प्राइमरी सेक्टर में। फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, इनफ है ना। जंगल से क्या बताया गया है? वाई प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्यों प्राइमरी कहा गया है? क्योंकि जब सभी बाकी चीज़ों की शुरुआत यहीं से होती है। सिंपल सी बात, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर कॉटन अगर नहीं होगी तो क्या हम कपड़ा बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे ना। अगर हमारे पास शुगर केन नहीं होगा तो क्या हम जैगरी और शुगर बना लेंगे? क्या नहीं बना पाएंगे ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही बताई गई हैं, है ना। विदाउट वीट नो ब्रेड। अगर गेहूँ ही नहीं होगा तो कहाँ से रोटी मिलेगी? गेहूँ ही नहीं होगा तो रोटी कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल पाएगी ना, है ना। सिंपल सी बात। हाँ, तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही ना। तो क्योंकि कोई भी कपड़ा वपड़ा है, ये सब किससे? कॉटन से रिलेटेड है ना। और जो जैसे कि आप
आयरन हो गया, खनिज निकालना, ये सब चीज़ें सब किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में, है ना। फिशिंग, माइनिंग में ही तो आता है ये, कोल माइनिंग, आयरन माइनिंग, ये सब आता है ना इसी में। खनिज निकालने वाला काम, ठीक। क्योंकि जब तक हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, आयरन को हम लोग निकालेंगे नहीं, तब तक आयरन से क्या चीज़ें बन जाएंगी, है ना। आयरन से बनने वाली लाखों सारी चीज़ें हैं, स्टील है, और जो घर पे हम लोग जो घर बन रहे हैं, तो घर पे जो हम लोग घर बनाते हैं तो ऐसे ये ब्लॉक्स बना दिए, लेकिन जो ऊपर की रूफ़ है तो जो रूफ़ है वो तो सरिया से ही बनती है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आयरन से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे, कोल से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोगों को प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेक्टर कहा गया है, प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है, ठीक है। फिर है सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बताया गया है। फिर है सेकेंडरी सेक्टर, ये देखिए एक एग्जांपल भी दिया गया है प्राइमरी सेक्टर का। फिर सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ना है। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जब हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से कुछ चीज़ें, प्राइमरी सेक्टर से हमने रॉ मटेरियल्स ले लिए, तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का किसका काम है? वो है सेकेंडरी सेक्टर का। किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का काम है। किसका काम है? सेकेंडरी सेक्टर का काम है, समझे। सेकेंडरी सेक्टर का काम है। तो यही बताया गया है। इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक चीज़ों को बदलकर नया सामान बनाया जाता है। दिस सेक्टर यूज प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू न्यू गुड्स, है ना। तो बस इतना याद रखो, हियर कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ठीक। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर जैसे एग्जांपल है, जैसे कॉटन है, कॉटन कह रहे हैं, कॉटन है तो उससे क्लोथ बनने का काम है, शुगर केन से शुगर बनने का काम है, वीट से बिस्किट्स बनने का काम है, वीट से मैदा बनने का काम है, आयरन से स्टील बनने का काम है, मशीन्स जितनी हैं, है ना, वुड से फर्नीचर बनने का काम है, ब्रिक्स से बिल्डिंग बनने का काम है। ये सब किस में है? इसीलिए हम लोग इसको सेकेंडरी सेक्टर को ही इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री पे बेस्ड है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, समझ में आया ना। क्योंकि पूरा इंडस्ट्री पे बेस्ड है। कॉटन से हम लोग क्लोथ घर पे तो बना नहीं देंगे, है ना। अगर आयरन से स्टील बनानी होगी तो क्या घर पे बना देंगे? इंडस्ट्री पे ही तो बनेंगे ना। तो पूरा का पूरा सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री पे बेस्ड है। दैट्स वाई वी नोन इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ, वी ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक। लकड़ी से फर्नीचर, पत्थर से सीमेंट बनने का, फैक्ट्रियाँ, जो मिल्स चल रही हैं, सब काम सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर आगे पढ़ना है हमें टर्सरी सेक्टर के बारे में। टर्सरी सेक्टर की बात क्या बताई गई है? जो टर्सरी सेक्टर क्या है? तृतीय क्षेत्र, जो इन दोनों क्षेत्रों का समन्वय कराने में मदद करेगा। क्योंकि टर्सरी सेक्टर का काम ये है कि जो सीधे सामान नहीं बनाता, लेकिन ये दोनों की मदद करता है। सिंपल सी बात, टर्सरी सेक्टर दोनों की मदद करता है। टर्सरी सेक्टर दोनों की मदद करता है, ठीक। टर्सरी सेक्टर दोनों की मदद करता है, दिख नहीं रहा। तो ये इसमें क्या है, टर्सरी सेक्टर के पास सीधे सामान नहीं होता है, तो ये क्या करता है? दोनों की मदद करता है। दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट प्रोवाइड्स सर्विस दैट हेल्प द अदर टू सेक्टर्स, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, शॉप्स, टीचर्स, डॉक्टर, लायर, आईटी सर्विसेज, कॉल सेंटर्स, ये सब क्या है? टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। बहुत ईजी है बेटा चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसीलिए ये जब सभी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो टर्सरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, ठीक है। क्योंकि ये उन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी में अगर कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, तो वहाँ प्राइमरी में कोई चीज़ का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल तक पहुँचाने के लिए किसका काम है? कम्युनिकेशन का पहले बातचीत होगी, उसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट, ट्रक, ट्रेन। अगर यही नहीं होगा तो कहाँ कुछ हो पाएगा, है ना। कॉल सेंटर्स, मीडिएटर है मतलब ये, ठीक। तो कम्युनिकेशन, मोबाइल, नेट, डॉक्टर, शिक्षक, दुकानें हो गई, आईटी सेल्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब टर्सरी सेक्टर में आते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर में आते हैं, ठीक। एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप ये समझो कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो नेचर बेस्ड है, ठीक है। और नेचर बेस्ड है,
एंड जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उसका काम क्या है, इंडस्ट्रियल बेस्ड है, सामान बनाने का, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट में, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट में काम कन्वर्ट करना है, फिनिश्ड प्रोडक्ट एक बनाना है, ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। फिर टर्सरी सेक्टर का काम क्या है, टर्सरी सेक्टर का काम है सर्विसेज देना, सेवाएं देना, ठीक है। विदाउट टर्सरी सेक्टर दीज टू सेक्टर्स कांट कम्युनिकेट, और ये लोग आपस में बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना सामंजस्य बैठा पाएंगे, ठीक। तो तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं इसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे यही टॉपिक है सेक्टर। अच्छा, ये एक मैप दिया गया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपके में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, लॉन्ग में शॉर्ट में जैसा भी आ जाए, तो अगर आपको ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। बहुत इजी वे में बताया गया है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी। अगर बोल देगा कि प्राइमरी सेक्टर या किसी भी सेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट करना, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। आइदर अगर आपको ये बोला गया कि ओनली टर्सरी सेक्टर को डिफाइन करना है या ओनली किसी भी इंडिविजुअल सेक्टर को डिफाइन करना, तो भी आप ये पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि इसमें देखो जो हमने पढ़ाया है वही बताया गया है, जैसे बेसिस प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी। नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, प्राइमरी सेक्टर का क्या नेचर है, यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, है ना, नेचुरल चीज़ों का ही तो यूज़ करता है डायरेक्टली। सेकेंडरी सेक्टर में क्या बताया गया है, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड सर्विसेज नॉट गुड्स, यही तो पढ़ा है अभी तक। ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, रिलेटेड सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। मेन एक्टिविटीज़ क्या होंगी, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, बस 3 याद करो, इनफ है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या, इंडस्ट्रियल बेस्ड है, तो फैक्ट्रीज, मिल्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये याद कर लो। टर्सरी सेक्टर में जितने भी आप सोचो सेवाएं किससे हो सकती हैं, सबसे पहली सेवा तो ट्रांसपोर्ट से, बैंकिंग से, कम्युनिकेशन, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ, टीचर्स, लॉयर्स। फिर टाइप ऑफ आउटपुट क्या है, नेचुरल गुड्स, रॉ मटेरियल दे देते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर क्या क्या है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और ये क्या, सर्विसेज देते हैं, ठीक। डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता देखी गई है, बेसिस फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टोटली डिपेंड है किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर से जब तक कोई माल नहीं आ पाएगा, ये कहाँ से बनाएंगे। तो टर्सरी सेक्टर के बारे में बताया गया है, डिपेंड्स ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो टर्सरी सेक्टर है वो दोनों पे निर्भर है, प्राइमरी पे भी और सेकेंडरी पे भी, ठीक। एग्जाम्पल्स बताए गए हैं जैसे वीट, कॉटन, मिल्क, कोल। और यहाँ पे वीट से हम लोग क्या बना देते हैं, ब्रेड, कॉटन से क्या बना देते हैं, क्लोथ, और आयरन से स्टील बना देते हैं, ये सब है ना। और बैंक, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, ये बताया गया है। और सबसे ज़्यादा क्या बताया गया है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, ये पॉइंट आप अगर लिखोगे तो थोड़ा सा इफेक्टिव पॉइंट है ये। अर्लियर हाईएस्ट, नाउ रिड्यूस, मतलब कि पहले के टाइम पे ज़्यादा था लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है प्रभाव। और इसका क्या है, मॉडरेट शेयर है। हाईएस्ट शेयर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है किसका, टर्सरी सेक्टर का, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि यह बताया गया है, हाउ आर द सेक्टर्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको बस थोड़ी सी इंग्लिश ट्रांसलेशन आनी चाहिए कि क्या, कैसे, मतलब कि कैसे जो तीनों सेक्टर हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, है ना। तो तीनों सेक्टर, तीनों मिलकर ही तो अर्थव्यवस्था चलाते हैं, इकोनॉमी को रन कराते हैं। तीनों अगर नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा ना। जब तक प्राइमरी सेक्टर से ये कुछ गन्ना उगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे कैसे शुगर बन जाएगी, नहीं बन पाएगी ना। जब तक ये शुगर केन यहाँ से नहीं उगाएंगे, शुगर केन, तो यहाँ पे क्या शुगर बन जाएगी, शुगर नहीं बन पाएगी ना। और अगर शुगर नहीं बन पाएगी तो ये क्या, जो टर्सरी सेक्टर वाले हैं इनके पास कुछ काम होगा, न ट्रांसपोर्ट का काम है, ना किसी भी चीज़ का काम है, ना सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे लोगों तक, है ना। ना चीनी मिल में जब चीनी भी नहीं बनेगी, है ना, तो फिर ट्रक से दुकानों तक पहुंचाएगा ही कौन, है ना। तो तीनों एक दूसरे पर ही निर्भर है। जब चीनी बनेगी, जब चीनी का उत्पादन होगा, तो ट्रक से कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट चीनी में कन्वर्ट होगी, फिर ट्रक के द्वारा दुकानों तक पहुँचाया जाएगा, है ना। फिर बहुत बड़े बड़े लेवल पे होता है तो वहाँ पे
ट्रेड का बात आ जाती है, बैंकिंग की बात आ जाती है ना। सिंपल सी बात, अगर ये आप जानो कि दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि ये जो तीनों हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर एक भी अगर कोई रुक गया तो मतलब हमारी इकोनॉमी क्या है, ध्वस्त हो जाएगी। इकोनॉमी क्या हो जाएगी, रियून हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। सिंपल सी बात। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, फिर उसके बाद बताया गया है व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है किसी भी देश में जो एक साल में टोटल फाइनल गुड्स और सर्विस की जो कुल कीमत होती है, उसी को हम लोग जो कुल उत्पाद होता है वही बताते हैं, जीडीपी बताती है ना। ये बस इतना बताती है, जीडीपी बस इतना बताती है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है, देश के लोग कितना ज़्यादा, कितना किस देश में पैसा आ रहा है एक साल के अंतर्गत आखिरी में, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन 1 ईयर, एक साल के अंतर्गत। अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कैलकुलेट्स इंडिया जीडीपी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री क्या है, कैलकुलेट करती है भारत की जीडीपी को, ठीक है। जीएसटी कह रहे थे। जीएसटी क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स होता है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ये पता होना चाहिए आपको, 1 जुलाई 2017 से। फर्स्ट देश कौन सा था, फर्स्ट देश कौन सा है, फर्स्ट कंट्री है वो है फ्रांस। फर्स्ट कंट्री कौन सा है, फ्रांस है। और अपने भारत देश में पहले कौन से स्टेट में लगा था, फर्स्ट स्टेट अपने भारत देश में है वो है आसाम। जीएसटी आ गया, टॉपिक निकल गया मुझसे तो पढ़ा दिया, ठीक। ये पता होना चाहिए। भारत कौन सा देश है जीएसटी लागू करने वाला, 161वां देश है, 161, ठीक है। तो जीडीपी समझिए आप, जीडीपी क्या है, जो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन कंट्री इन 1 ईयर। एक साल में सभी फाइनल गुड्स और सर्विस की कुल कीमत ही जीडीपी होती है। सिंपल सी बात, यही बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। जिस देश में ज़्यादा लोग होंगे उसकी ज़्यादा जीडीपी, है ना। जैसे कि ये देखो, यूएसए तो डेवलप्ड कंट्री है ना। चाइना चाइना और जापान, चाइना और यहाँ पे इंडिया, देखो जीडीपी कितना अंतर है। और हम लोग की क्या है, हम लोग की पॉपुलेशन चाइना से आगे हो गई है, फिर भी हम लोग जीडीपी के मामले में उनसे पीछे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के लोग, वहाँ की इकोनॉमी हम लोग से अच्छी है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, तो वहाँ के लोग ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं। हम लोगों के देश में सरकार की भी कुछ रोल है, ठीक। फिर आगे बताया गया है, जीडीपी आप समझ गए ना। तो भारत क्या है, शायद चौथी नंबर पे आ गया है जीडीपी के मामले में, चौथे या पाँचवें नंबर पे। जापान और इंडिया का ये तो 2023 के इकोनॉमी 23 के अकॉर्डिंगली है, लेकिन 2025 पे क्या है, शायद चौथे नंबर पे है। जापान और इंडिया का ही थोड़ा ऊपर नीचे है, देख लीजिएगा आप, ठीक। फिर क्या बताया गया है, चेंजिंग रोल ऑफ सेक्टर्स। चेंजिंग रोल ऑफ सेक्टर मतलब कि भारत में जो सेक्टर के बदलाव हुए हैं इतिहास से लेके अभी तक। जैसे कि पहले जो 40 सालों का जो सफ़र रहा है उसके बारे में बताया गया है कि 1977 से 1978 में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ, प्राइमरी सेक्टर का, है ना। प्राइमरी सेक्टर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और मोस्ट वर्कर्स किस में काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन अब आप ये देखो 1977 से लेके जब हम बात करेंगे 2017 तक, तो कितना बड़ा चेंजमेंट हो गया कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मतलब कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में हो रहा है, टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, है ना। और मोस्ट वर्कर्स किस में काम कर रहे हैं, फिर भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग कब तब भी किस में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में। यानी कि जो काम है वो सेकेंडरी और टर्सरी में बढ़ा है, और रोजगार प्राइमरी में अटका हुआ है ना। जो काम है, जो वर्क है वो किस में बढ़ा है, सेकेंडरी और टर्सरी में बढ़ा है, लेकिन जो रोजगार है वो कहाँ पे अटका हुआ है, प्राइमरी में, है ना। सिंपल सी बात। फिर क्या बताया गया है, टर्सरी सेक्टर इतना क्यों बढ़ गया है ना, क्योंकि मॉडर्न एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, तो बढ़ना तो चाहिए ही। ये बताया गया है, वाई इज़ द सर्विस यानी कि टर्सरी सेक्टर ग्रोइंग सो फास्ट, क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार की ज़रूरतें जैसे कि पुलिस है, स्कूल है, अस्पताल है ना, ये सब बातें बताई गई हैं कि गवर्नमेंट सर्विस इंक्रीज मतलब कि जो सरकार की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ गई हैं, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल, पुलिस, कोर्ट्स, है ना। और सबसे बड़ा तो ट्रांसपोर्ट
विदाउट ट्रांसपोर्ट तो आज कुछ नहीं हो सकता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा, एक दिन भी नहीं चल पाएगा देश। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और फार्मिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये। तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बैंकिंग, मोर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, बैंकिंग ये सब बढ़ ही रहा है। हायर इनकम्स, पीपल डिमांड्स, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो जो लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की जो इनकम बढ़ी तो टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, और टूरिज्म बढ़ रहा है, शॉपिंग बढ़ रही हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये सब है ना। ये सब क्या है, टर्सरी सेक्टर के फैक्टर्स हैं कि कैसे वो ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ ऑफ आईटी सर्विस एंड डिजिटल जॉब्स, है ना, आईटी कॉल सेंटर्स एंड ऑनलाइन क्या है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, ये भी तो क्या है, ये भी तो ऑनलाइन ही है ना। ऑफलाइन अलग होता है, जब हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं, है ना। फेस टू फेस जब बात कर रहे होते हैं तो वो ऑफलाइन होता है, ये क्या है, ऑनलाइन, है ना। और क्या बताया गया है, यही 3-4 पॉइंट हैं। सर्विस सेक्टर इज़ नाउ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी इन इंडिया। सर्विस सेक्टर का सबसे मेन भूमिका है जो भारत देश की जीडीपी में, ठीक है। ये एक इमेज है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि प्लेन है और ये आईटी सेक्टर है, बिल्डिंग्स हैं, ट्रांसपोर्ट है और बैंकिंग है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें इस फिगर के थ्रू बताई गई हैं। टर्सरी सेक्टर क्या है, एक तरीके से अब बैकबोन बन गया है, ठीक। आगे क्या बताया गया है, आगे क्या बताया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी, है ना। वो ये भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो व्हेन एनी मैन कैन विलिंग टू डू अ वर्क बट ही कांट फाइंड अ वर्क, है ना। वो काम करना चाहता है व्यक्ति बट उसको काम नहीं मिल पा रहा, तो वही अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, वही बेरोजगारी की क्या होती है, अब परिभाषा होती है, ठीक। तो इस पे बताया गया है कि जो भारत देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उसके बारे में बताया गया है। आपके सिलेबस में आपको ये पता होना चाहिए जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये होता है अर्बन और एक होता है रूरल। रूरल में ही 2 टाइप के होते हैं, सीजनल और डिसगाइज्ड। सीजनल होते हैं और डिसगाइज्ड होते हैं। आपके में जो सिलेबस में बताया गया हो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। डिसगाइज्ड मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। और अर्बन में क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये 2 अनएम्प्लॉयमेंट बताई गई हैं, ठीक। तो जो भारत देश में क्या बताया गया है, आप समझिए, हिडन एम्प्लॉयमेंट, जो हम लोग को किसको पढ़ाना है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। इन इंडिया मिलियंस ऑफ पीपल वर्क इन एग्रीकल्चर बट नॉट ऑल आर नीडेड। जैसे कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ये बताया जाता है कि जैसे कि आपने देखा होगा छिपी हुई बेरोजगारी उसे कहते हैं कि जैसे कि एक पैच ऑफ लैंड है, खेत है, ठीक है, उस पर काम है 3 लोगों का, 3 लोग उस पर काम करेंगे तो अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। लेकिन परिवार में 2 लोग और खाली बैठे हैं, वो भी वहाँ चले गए, है ना। तो टोटल वहाँ कितने लोग हो गए, 5 लोग। 3 लोग उस खेत का रिजल्ट उसको मिल रहा है खेत को, लेकिन जो 2 लोग गए हैं वो फालतू में गए हैं, है ना। तो इसी को हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसी को हम लोग डिसगाइज्ड मतलब होता है हिडन, इसी को हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, हिडन, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक। समझ गया हो ना ये। 5 लोगों, वहाँ पे 3 लोगों का काम था, 2 लोगों का तो कोई काम ही नहीं है ना वहाँ पे, फालतू में गए हैं। 3 लोगों से जो क्या है, वहाँ पे जो उत्पादन समान रहेगा, 2 लोगों के जाने से बढ़ नहीं जाएगा। समझ गए। तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट समझ गए ना, छिपी हुई बेरोजगारी। अब बेरोजगारी दर बढ़ भी रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन, एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कैसे हम लोग जो रोज़गार है कैसे बढ़ेगा, रोज़गार कैसे बढ़ा सकते हैं, कि जो आपके अध्याय में बताया गया है, आपके जो पार्ट में बताया गया है कि इरिगेशन सिस्टम हमें अच्छा करना पड़ेगा, और जो रोड्स हैं और जो गोदाम हैं, स्टोरेज, बेटर रोड्स एंड स्टोरेज, और गिव चीप लोन्स थ्रू बैंक्स, और सस्ते बैंक लोन देने पड़ेंगे। गांवों में भी उद्योग, छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ लगानी पड़ेंगी, जैसे दाल मिल हो गया, है ना। और
कोई भी छोटे चिप्स की फैक्ट्री हो गई। और शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है ना। यानी कि शिक्षा मतलब हेल्थ और स्वास्थ्य मतलब शिक्षा मतलब एजुकेशन और स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, इन दोनों पर खर्च करना पड़ेगा। टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, तो जिससे क्या होगा, टूरिज्म को आप बढ़ाओगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे जब कोई जाएगा तो ऐसा तो है नहीं चला जाएगा ऐसे के लिए, उसको टर्सरी सेक्टर की नीड होगी ना। टर्सरी सेक्टर की नीड होगी तो वहाँ पर कुछ लोग यहाँ से वहाँ तक ले जाने में इनकी मदद करेंगे, है ना। तो यही सब क्या है, एक ना एक फैक्टर्स हैं, कारण हैं जो एम्प्लॉयमेंट को, रोज़गार को बढ़ाने के लिए हैं, ठीक है। फिर बताया गया है, फिर उसके बाद क्या है कि एक जो 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार में 2005 में क्या आया था, जो राइट टू वर्क मतलब काम करने का अधिकार बताया गया है, मनरेगा। मनरेगा जो बोलते थे कि जो सरकार ने क्या किया था, जो ग्रामीण लोग हैं ना, जो गांव के लोग, उनको 100 दिन का रोज़गार देने की गारंटी देने का एक कानून बनाया था। अगर काम ना नहीं मिलता था, सरकार अगर काम नहीं दिला पाती थी तो उनको सरकार को मतलब एक बेकारी भत्ता देना पड़ता था। भत्ता मतलब अलाउंस, जिनसे उनकी लाइवलीहुड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, बहुत ज़्यादा गरीबी ना फेस करनी पड़े उन्हें, ये मनरेगा में बताया गया था। तो ऑब्जेक्टिव क्या था मनरेगा का, कि टू रिड्यूस रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, गाँव की जो वो बेरोजगारी है उसको कम करना। टू प्रोवाइड गारंटीड वेजेस टू पुअर फैमिलीज़, जो गांव के लोग हैं उनको एक गारंटीड मतलब वेतन मिलना, गरीब फैमिली को। टू स्टॉप माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, होता था ना कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे बिहार से बहुत सारे लोग काम करने आते हैं दिल्ली, है ना, क्योंकि वहाँ पे उनको काम नहीं मिल पा रहा है, ना, यही एक कारण है। तो पहले के टाइम पे मनरेगा था तो वहाँ पे 100 दिन का रोज़गार की गारंटी देंगे आपको, ठीक ठाक वेतन देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आप वो जो 100 दिन कमाओगे उससे आपका 1 साल आप चला सकते हो सही से, है ना। और आप 1 साल में 365 दिन, तो ऐसे लगभग लगभग 3 लोगों तक वो स्कीम पहुंच जाएगी। जैसे आप अकेले एक लोग कमा रहे हैं, आप क्या है 3 लोग उसी फ़ायदा उठा लेंगे। टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक रोड्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स एंड वेल्स, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल एसेट्स बनाने का मतलब कि जैसे कि उस पर रोड बनाने का काम हो गया, अगर तालाब बनाने का काम है, कैनाल्स बनाने का काम है, वेल्स बनाने का काम है, कुएं बनाने के, ये सारे काम में ले जाया जाता था। और एमजी नरेगा हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल नेशनल रूरल रूरल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कब आया था, 2005 में आया था, ठीक। टू इंक्रीज इनकम एंड स्ट्रेंथन रूरल डेवलपमेंट, फीचर्स क्या हैं कि एम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोवाइडेड नियर द वर्कर्स इन होम विद इन, 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही काम दिलाने की कोशिश करी जाती थी। और हो सके तो दोनों के लिए वेतन समान होने चाहिए, मेल एंड फीमेल के लिए। फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव वर्क नॉट मशीनरी, मतलब प्राइमरी उनका ऑब्जेक्टिव था कि लेबर इंटेंसिव वर्क कराएंगे, नॉट मशीनरी, मशीन से रिलेटेड ज़्यादा वर्क नहीं। वर्क दैट इंक्रीजेज लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ गिवन प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद मनरेगा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में है ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, एक ऑर्गेनाइज मतलब संगठित, अनऑर्गेनाइज मतलब असंगठित। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है, एक अच्छा काम होता है कि एक रेगुलर जॉब है, फिक्स वर्किंग आवर हैं, है ना, पेड हॉलीडेज मतलब एक अच्छी हॉलीडे मिलती है तो उसका भी आपको पैसा मिलता है, पीएफ कटता है आपका, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, और भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं आपको, सेफ वर्किंग कंडीशन, सिक्योर जॉब सिक्योरिटी मिलती है, फॉलो गवर्नमेंट रूल्स, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब गवर्नमेंट जॉब्स में ही मिले, प्राइवेट जॉब में भी ये सब आपको मिल सकता है, ठीक है। प्राइवेट जॉब कैन ऑल्सो प्रोवाइड दिस फीचर्स, ठीक है। और ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करी गई है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, हाँ। और ये क्या बताया गया है, ये अनऑर्गेनाइज्ड होंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होगा नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं, कोई पेड लीव नहीं, आप छुट्टी लेंगे तो आपका पैसा कटेगा, या तो पहले बताना पड़ेगा, है ना। फिर क्या है, लो एंड इरेगुलर वजह कि आज कम मिल गया, है ना, छुट्टी आपके काम के बेसिस पे आपको मिलेगा पैसा,
और अनसेफ कंडीशन, नो मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिकल के कोई बेनिफिट्स नहीं है ना। नो एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड दिस सेक्टर, हाँ कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं हो सकता है कि ज़्यादा करा दें काम। ऑफन एक्सप्लॉयटेड मतलब कि जैसे कि सेफ्टी भी नहीं है। सिंपल सी बात, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि आप जैसे कि देख लो, डेली लेबर वाले जो काम हैं, दैनिक मजदूरी होती है ना, रेहड़ी वाले, छोटी दुकानों के कर्मचारी होते हैं, घरों में काम करने वाले लोग होते हैं, लेबर मजदूर, ये सब किस में आ जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में, है। कुछ ऐसा भी होता है पार्ट टाइम वर्क होता है, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड है ना। पार्ट टाइम भी अनऑर्गेनाइज्ड है। पीएफ कटता है तो पीएफ क्या है, पीएफ एक पीएफ है, सैलरी है, और फिर आपको पेंशन भी मिलती है कहीं कहीं, है ना। प्राइवेट में भी पेंशन मिलती है, ठीक। फिर क्या है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के इसके ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, समझ गए ना। इसकी एक्टिविटीज़ दी गई होंगी आपके में, एक्टिविटीज़ जब आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, जो सरकार चलाती है, जिस पे किसका गवर्नमेंट, जिसका किस पे रूल होता है, गवर्नमेंट का, सरकार चलाती है। और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो कौन चलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो निजी कंपनियां होती हैं ना, जो पर्सनल कंपनियां होती हैं, है ना, हो सकता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा या दो व्यक्ति या जो भी प्राइवेट लोगों के द्वारा ओन करी जाती हैं, ठीक। वो क्या है, पर्सनल कंपनीज, ठीक। ये सब किस, ओ प्राइवेट उल्टा लिख दिया, ये इसका है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक मतलब लोगों के लिए, और ये पर्सनल सेक्टर इसका है, ठीक। तो पब्लिक सेक्टर किसका है, जो गवर्नमेंट द्वारा, और प्राइवेट सेक्टर किसके द्वारा, पर्सनल कंपनीज द्वारा, ठीक। सिंपल सा मोटो क्या रहता है, प्राइवेट सेक्टर का सिंपल मोटो रहता है कि प्राइवेट सेक्टर का क्या क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट सेक्टर का एक मोटो रहता है कि प्रॉफिट कमाना, और पब्लिक सेक्टर का एक मोटिव रहता है कि जो लोगों तक रिसोर्सेज को पहुंचाना, जनता की भलाई करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। तो यही बता रहे हैं। ये एक चार्ट है जिसके थ्रू आपका अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, तो आप इससे देख के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। क्या बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, किसके द्वारा कंट्रोल किया था, गवर्नमेंट द्वारा। ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्व करना पब्लिक को, प्रोवाइड वेलफेयर, प्रॉफिट इज नॉट मेन द एम। प्रॉफिट मेन एम नहीं है पब्लिक सेक्टर में, मेन एम क्या है, वेलफेयर, लोग समाज में कल्याणकर का काम करना। फिर क्या है, इनका क्या है, प्राइवेट का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। एग्जाम्पल क्या है पब्लिक सेक्टर के, जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बीएसएनएल, ओएनजीसी, गवर्नमेंट, भेल, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सब किसमें है, पब्लिक सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, रिलायंस, टाटा, एयरटेल, एयरटेल इन्फोसिस, ये सब क्या है, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, है ना। ये सब किसमें है, प्राइवेट सेक्टर में। सोर्स ऑफ फंड बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको कहाँ से सोर्स ऑफ फंड क्या है, यूज़ गवर्नमेंट मनी। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट की जो मनी होती है, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, उससे निकालते हैं। एंड कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस एंड रेवेन्यू, टैक्सेस के थ्रू और रेवेन्यू के थ्रू ही ये सारी चीज़ें रन कराई जाती हैं जो पब्लिक सेक्टर की हैं, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, ओनर और शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट मनी, जो ओनर्स होंगे, जो मालिक होंगे, और जो कंपनी एक अकेला व्यक्ति नहीं चलाता है, कुछ शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं मनी, उनके द्वारा चलाई जाती है। सर्विस फॉर पुअर, प्रोवाइड इसेंशियल सर्विस एट लो और रीजनेबल प्राइस, है ना, प्रोवाइड लो। अगर अभी जैसे कि आप देखो, इंडियन रेलवे है, आपको जैसे कि कानपुर से दिल्ली जाना है, ठीक। अगर जनरल टिकट से आप जाएंगे तो शायद 150 या 200 रुपये में पहुंच जाएंगे, 150 से या 200 रुपये में पहुंच जाएंगे ना, जनरल टिकट करके 150 से या 200 रुपये में, ठीक। लेकिन अगर आप किसी कोई प्राइवेट ट्रेन चल जाए, ठीक, प्राइवेट ट्रेन चल जाए तो उस पर ज़्यादा पैसा लगेगा। हाँ, ये बात अलग है कि पब्लिक सेक्टर में थोड़ी सी जो गवर्नमेंट का है तो वो हम ही लोग ख़राब भी कर देते हैं, तो थोड़ी सी क्या फैसिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है, जनरली डज नॉट ऑफर चीप सर्विस फॉर द पुअर। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये आप एक बार इसको देखेंगे, ठीक। फिर क्या बताया गया है, फिर क्या बताया गया है, वाई पब्लिक सेक्टर इज़ नीडेड। पब्लिक सेक्टर जो निजी जो
पब्लिक सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्यों ज़रूरी है? हाँ, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज विल नॉट प्रोवाइड दीज एट लो कॉस्ट, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो ये सब चीज़ें लो कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्या क्या? रोड, इलेक्ट्रिसिटी फॉर विलेजेस, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्कूल एंड हॉस्पिटल फॉर पुअर्स, राशन शॉप, राशन लेने जाते हैं ना, बिग प्रोजेक्ट लाइक डैम्स, रेलवे, है ना, डैम्स हो गया, रेलवे हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, अच्छी एजुकेशन हो गई, है ना, बड़े और महंगे प्रोजेक्ट वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये इन सब चीज़ों की नीड है। ठीक, और क्या क्या चैप्टर में मेन चीज़ें बताई गई हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट। इसके बाद कुछ है क्या? इसके बाद कुछ नहीं है। तो और क्या क्या बताया गया है? ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो सबसे पहला होता है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जैसे जैसे इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सारे 3-4 पॉइंट आप याद रखिएगा। आपका चैप्टर की जो रूपरेखा है इतना मैंने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, बाकी अगर आपको लॉ में पढ़ना है तो आप अपनी NCERT, आपकी क्वेश्चन बैंक्स, उनसे आप लगाइए, अच्छे समझ में आएगा आपको।